हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू दिस वीडियो। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो साथियों, आप जानते हैं मैं आपके जनरल स्टडीज का अध्ययन करा रहा हूं। तो जनरल स्टडीज में अभी हम लोग रिवीजन कर रहे हैं मैराथन सीरीज के माध्यम से। उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम कवर कर रहे हैं जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हैं। साथियों, आप जानते हैं क्वेश्चन सभी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और इन्हीं क्वेश्चन में से आपको आपके जो 6 विषयों के जीआईसी एलटी ग्रेड के एग्जाम्स हुए हैं उनके ज्यादातर क्वेश्चन यही से देखने को मिले हैं। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहते हैं कि जो कुछ मैं पढ़ाता हूं, जो मैं बोलता हूं, सब कुछ लिखे हुए पीडीएफ के रूप में मिल जाए, तो इस नंबर पर कांटेक्ट करिए। एक छोटी सी फीस पे करके आप उस ग्रुप में जुड़ सकते हैं। तो यहाँ पर जो मैं है संडे को टेस्ट भी कराता हूं जो सप्ताह भर पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखें, पहला क्वेश्चन है भैया आपका, भारत के किस मध्यकालीन शासक ने इकता व्यवस्था प्रारंभ की? तो ये बात है इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, अप्रयुक्त में से कोई नहीं, खिलजी है ये। ठीक है, तो यहाँ पर देखें जो सही विकल्प है मित्र वो है आपका इल्तुतमिश। इकता व्यवस्था में भूमि को अधिकारियों को वेतन के बदले सौंपा जाता था। इल्तुतमिश ने इसे दिल्ली सल्तनत में संगठित रूप दिया। ठीक है, जैसे आज अधिकारी कर्मचारी जो राज्य यानी गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं उनको वेतन दिया जाता है, उस समय यानी इल्तुतमिश के समय जो है इकता व्यवस्था थी कि भूमि को दे दिया जाता था अधिकारियों को, उससे वो लोग जो टैक्स मिलता था, कर मिलता था, उससे वो अपना खर्च चलाते थे। ठीक है, इल्तुतमिश ने इसे दिल्ली सल्तनत में संगठित रूप दिया था। इससे प्रशासनिक नियंत्रण और कर संग्रह सुव्यवस्थित हुआ। भाई, जिसके क्षेत्र में जितना कर्ज मिलता वो भला छोड़ेगा कैसे? ठीक है, क्योंकि उसको व्यक्तिगत जेब में जाना होता था। तो यहाँ पर एक फायदा उनको मतलब ये हुआ कि सरकार को ज़्यादा दबाव ना बनाना पड़ता था कर लेने के लिए। और जो अधिकारी कर्मचारी होते थे वो स्वयं अपना जो है किसानों से कर वसूल लिया करते थे। यह बाद में तुर्क अफगान शासन की आर्थिक रीढ़ भी बन गई। ठीक है, आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन देखो। यहाँ पर इसमें राज्य है, संस्थापक है, तो हैदराबाद चिनकिलिच खान। ठीक है, बंगाल मुर्शीद कुली खान, अवध बुरहान उल मुल्क, रुहेलखंड सआदत खान। तो यहाँ पर जो सही सुमेलित नहीं है भैया वो है ये वाला। ठीक है, रुहेलखंड। रुहेलखंड की अगर हम स्थापना की बात करें तो अली मोहम्मद खान ने की थी। किसने किया था? अली मोहम्मद खान। क्वेश्चन बन सकता है भाई, ध्यान रखिएगा। और अगर हम सआदत खान की बात करें तो सआदत खान अवध के संस्थापक थे, ना कि रुहेलखंड के। ठीक है, अब यहाँ पर हैदराबाद चिनकिलिच खान। ठीक है, अवध जो है बुरहान उल मुल्क और सआदत खान, यही थे अवध के संस्थापक। और अगर हम बात करें जो है ये बंगाल का, तो मुर्शीद कुली खां सही सुमेलित है। आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन देखो। यहाँ पर ये है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। और सूची में नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही आपको बताना है। तो ये देखो, पूर्व पाषाण काल, कच्चे व पक्के मकान, मध्य पाषाण काल, नदी तट अधिवास, ये सब है। तो आपको इसमें जो कूट दिया हुआ है इनके माध्यम से आपको सही आंसर बताना है। तो यहाँ पर जो सही कूट है मित्र वो है आपका बी, 2 3 4। ठीक है, 2 3 4 1 है। तो यहाँ पर देखें, तो 2 3 4 1, 2 3, फिर उसके बाद 4, फिर उसके बाद क्या है 1। ये आपका सही सुमेलित है। पूरा पाषाण काल, नदी तट अधिवास यानी शिकार व संग्रह हेतु जल के पास ये लोग निवास बनाया करते थे। अगर हम बात करें मध्य पाषाण काल, तो ये शैलाश्रय अधिवास था। शैलाश्रय अधिवास यानी गुफाओं व चट्टानों में लोग रहते थे। ठीक है, अगर हम नव पाषाण काल की बात करें तो गर्त अधिवास यानी मिट्टी में बने गड्ढे नुमा घर बनाते थे, वहाँ ये लोग रहते थे। अगर हम बात करें ताम्र पाषाण काल, तो ये कच्चे एवं पक्के मकान बना करके रहा करते थे। तो आगे बढ़ते भाई अगला क्वेश्चन देखो। यहाँ पर इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। भारतीय संविधान यूनियन शब्द किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है? ठीक है, यहाँ पर देखें, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो बात हो रही है क्या? इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा, यानी यूनियन जो शब्द है किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है? तो आपको बताना भाई, सही विकल्प है यहाँ पर डी, सी यानी कनाडा। ठीक है, कनाडा आपका सही विकल्प है। भारतीय संविधान ने यूनियन ऑफ स्टेट की संकल्पना अपनाई। कनाडा के संविधान में डोमिनियन ऑफ कनाडा को संघ के रूप में परिभाषित किया गया है। यह शब्द राज्यों की अविभाज्यता और अस्थायित्व दर्शाता है। भारत में राज्यों के विलय और पुनर्गठन की स्थिति में भी संघ का अस्तित्व स्थिर रहता है। ठीक है, आगे बढ़ते भैया अगला क्वेश्चन देखें। यहाँ पर भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची संबंधित है राज्य परिषद से, भाषा से, भूमि सुधार से, जनजातीय क्षेत्र से। मित्र, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मेहनत आपके लिए लगातार की जा रही है। तो वीडियोज को लाइक शेयर सब्सक्राइब हाइप जरूर कर दिया करें। और पीडीएफ ग्रुप ना ज्वाइन किए हो तो कर लीजिए, आपको एक जगह पूरा कलेक्टिव मैटर मिल जाता है, तैयार करने में आपको बहुत आसानी होती है। ठीक है,
बाकी वीडियो तो फ्री है ही, लेकिन आपको PDF मिल जाएगा। संडे को टेस्ट होता है, उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। आप स्वयं का एवेल्युएशन कर, आप किसी भी तरीके के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए GS अनिवार्य है, तो GS को आप इग्नोर बिल्कुल भी ना करें। यहाँ पर देखिए जो सही विकल्प है मित्र वो है आपका C यानी भूमि सुधार। ठीक है, भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची जो संबंधित है किससे, भूमि सुधार से संबंधित है। 9वीं अनुसूची में उन कानूनों को रखा गया है जिन्हें न्यायिक समीक्षा से बचाना होता है। इसे प्रथम संविधान संशोधन 1551 में जोड़ा गया था। आलोचना के बावजूद यह सामाजिक आर्थिक सुधार का साधन रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भैया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखें तो ये है लोकसभा और राज्यसभा में गण पूर्ति संख्या है कुल सदस्य संख्या का 1/5, कुल सदस्य का संख्या का 1/6, कुल सदस्य संख्या का 1/10, कुल सदस्य संख्या का 1/8। देखो मित्र, ये क्वेश्चंस आप लोगों ने एक बार देखा है, किया है, तो जितने क्वेश्चंस आपके सही हुआ करें आप अपना खुद से एक बार आप आंसर बताया करें, और उसके बाद जो है जितने क्वेश्चन सही हो आप उनको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। एक चीज़ जान लीजिए, ये आदत जरूर डालिए, बहुत इंपॉर्टेंट है मित्र। ठीक है, तो यहाँ पर देखें जो सही विकल्प है वो है कुल सदस्य का 1/10। देखो गण पूर्ति संख्या जो है न्यूनतम आवश्यक सदस्यों की उपस्थिति है। 1/10 सदस्य उपस्थित न होने पर सदन की कार्यवाही स्थगित होती है। यह नियम कार्य संचालन में न्यूनतम भागीदारी सुनिश्चित करता है। संसद की कार्यकुशलता के लिए यह संवैधानिक प्रावधान है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा किसके द्वारा भंग की जा सकती है? राष्ट्रपति द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, मंत्रिपरिषद द्वारा, उपरोक्त में से किसी के द्वारा नहीं। तो आपको बताना भाई सही विकल्प, राज्यसभा किसके द्वारा भंग की जा सकती है? तो यहाँ पर जो सही विकल्प है तो वो है उपरोक्त में से किसी के द्वारा नहीं। देखो इस तरीके क्वेश्चन बना है, तो यहाँ पर एक चीज आपको जानना है, राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, इससे कभी भंग नहीं किया जा सकता। हर 2 साल में इसके 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं और नए चुने जाते हैं। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 83(1) में इसका प्रावधान है। यह व्यवस्था विधायी स्थिरता बनाए रखने के लिए है। ठीक है, मतलब इसीलिए इसको अस्थायी सदन भी बोला जाता है। तो यहाँ पर देखें अगला क्वेश्चन मित्र, भारत में किसी राज्य का राज्यपाल अपने पद पर कब तक कार्यरत रह सकता है? 5 वर्ष से कम, 5 वर्ष से अधिक, मात्र राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, 5 वर्ष तक। तो आपको बताना भाई सही विकल्प। देखो इसमें जो है ये है मात्र राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, यानी राष्ट्रपति जब चाहेगा उसको हटा सकता है। अनुच्छेद 156, इस तरीके के जो अनुच्छेद है इंपॉर्टेंट, और हमने आपके साथ डिस्कस किया, इन्हीं को आपको तैयार करना है। बाकी पूरा संविधान पढ़ने की जरूरत नहीं है कि आप अंग्रेजी के हैं, उर्दू के हैं, और जो भी आपका विषय है आप पूरा संविधान रटने बैठ जाए, नहीं, इंपॉर्टेंट चीज़ों को देखना। अब ये जैसे यहाँ पर बात हो गई अनुच्छेद 156 के अनुसार राज्यपाल राष्ट्रपति के जो है प्लेजर पर पद धारण करता है। उसका कार्यकाल अधिकतम 5 वर्ष का हो सकता है, पर बीच में राष्ट्रपति द्वारा उसे हटाया जा सकता है। नियुक्ति व हटाने की शक्ति केंद्र सरकार के पास होती है। यह व्यवस्था संघीय ढांचे में केंद्र की प्रमुखता दर्शाती है। आगे बढ़ते हैं भैया। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। देखो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर आपको बताना। तो ये भैया है पहाड़ी, ठीक है, पर्वत या पहाड़ी जिसे भारतीय राज्यों में अवस्थित कहाँ पर है? तो ये बटेश्वर पहाड़ी, बिलारी श्रृंखला, चीन श्रृंखला, धोसी पहाड़ी, तो ये है आपका। ठीक है, तो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है, इसको ये सुमेलित करना है कूट के माध्यम से। तो कूट के माध्यम से अगर हम देखें तो यहाँ पर जो सही सुमेलित है मित्र वो है आपका ये वाला C, यानी 3 4 2 1। ठीक है, तो हम बात करें यहाँ पर 3 यानी 3, ठीक है, फिर उसके बाद ये है आपका 4, फिर उसके बाद है आपका 2, और फिर उसके बाद है 1 यानी हरियाणा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर देखना है। तो अगर हम बात करें बटेश्वर पहाड़ी की तो ये है भैया आपका बिहार में। ठीक है, बिलारी श्रृंखला की अगर हम बात करें तो ये है आपका कर्नाटक में। चीन श्रृंखला की अगर हम बात करें तो ये मणिपुर में है, और धोसी पहाड़ी की बात करें तो ये हरियाणा में है। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, और एक क्वेश्चन के साथ 4 क्वेश्चन आपके तैयार होते हैं। देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा वन का संवर्ग नहीं है? वन का संवर्ग नहीं है तो राष्ट्रीय वन, राष्ट्रीय उद्यान, संरक्षित वन, ग्राम वन। तो भाई बताओ सही विकल्प। सही विकल्प है आपका बी, राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, 1952 नीति में वनों को संरक्षित, आरक्षित, ग्राम वन आदि वर्गों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान वन संवर्ग नहीं है बल्कि वन्य जीव संरक्षण की एक अलग श्रेणी है। ठीक है, इस नीति का क्या लक्ष्य है कि 33% क्षेत्र में वन आच्छादित करना है। इस नीति ने आधुनिक
वन प्रबंधन की नींव रखी। आगे बढ़ते भैया अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर, भारत में प्रमुख शक्ति परियोजनाएं, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया, जल आधारित परियोजना, कोयला आधारित परियोजना, गैस आधारित परियोजना, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको बताना भाई सही विकल्प है आपका बी, कोयला आधारित परियोजनाएं। ठीक है, तो ये है आपका, भारत की अधिकांश बिजली थर्मल पावर यानी कोयला से आती है। कोयले की प्रचुरता और सस्ते परिवहन ने इसे प्राथमिक ऊर्जा स्रोत बनाया। जल विद्युत और गैस आधारित परियोजनाएं भी हैं, पर योगदान इनका कम है। ठीक है, सबसे ज़्यादा किसका है? कोयला आधारित परियोजनाओं का। पर्यावरणीय प्रभाव और उत्सर्जन इसकी प्रमुख चुनौतियां हैं, इससे भाई पर्यावरण प्रदूषण भी होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो ये देखो इस तरीके का क्वेश्चन अभी आपको देखने को फिर मिला हुआ था। ठीक है, इसको हम लोगों ने पहले ही किया हुआ था। तो यहाँ पर देखो, यहाँ से क्लियर होता है आपको कि क्वेश्चन कितने इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। देखिए यहाँ पर कौन सुमेलित नहीं है, तो सुमेलित में डाउन्स को बताया गया है, उष्णकटिबंधीय घास का मैदान। अभी कल ही मैंने इसको कल की वीडियो में भी मैंने इसको कवर किया था, इस टाइप का क्वेश्चन था। ठीक है, तो उसको भी आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हम जब जो है डिस्कस करते हैं तो उससे संबंधित जो सही फैक्ट होते हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं, उनको भी डिस्कस करते हैं, तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो यहाँ पर देखें डाउन्स, ठीक है, उष्णकटिबंधीय घास का मैदान, स्टेपी शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान, शेलवा उष्णकटिबंधीय वन, टैगा शीतोष्ण कटिबंधीय। तो आपको बताना भाई सही विकल्प यानी सुमेलित कौन सा नहीं है, तो ये पहला वाला। ठीक है, बात करें हम डाउन्स का, तो डाउन्स उष्णकटिबंधीय घास का मैदान नहीं है, बल्कि यह जो है वास्तव में समशीतोष्ण घास के मैदान है। क्या है? डाउन्स जो है वास्तव में समशीतोष्ण घास के मैदान है। अगर हम बात करें स्टेपीज का, तो ये सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित वृक्षों में कौन पारिस्थितिकी मित्र नहीं है? तो बबूल, यूकेलिप्टस, नीम और पीपल, भाई जानते हैं सब। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला आपका सही विकल्प है यूकेलिप्टिस। यूकेलिप्टिस जो है जल की अत्यधिक खपत करता है, भूमिगत जल स्तर घटा देता है, मतलब बहुत ज़्यादा पानी पीता है। इसकी पत्तियों में टैनिन और तेल होते हैं जो मिट्टी की उर्वरता कम करते हैं। मतलब सोच के देखो कि हर तरीके से नुकसान है। एक तो पत्तियों से में जो है टैनिन होता है और तेल होते हैं, इस वजह से मिट्टी को जो उसकी पत्तियां जो है ज़मीन पर गिरती है उससे उर्वरता भी कम होती है और ये नीचे जाकर के पानी भी सोखता है। तो ये पर्यावरण मित्र बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर देखें यह जैव विविधता के अनुकूल नहीं है। अगर हम बात करें नीम जो है बबूल, नीम, पीपल, तो ये पारिस्थितिक संतुलन के लिए लाभकारी हैं। आगे बढ़ते भैया अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं? देखो यहाँ पर लगातार आपको सही सुमेलित वाला क्वेश्चन मिल रहा है। इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में देखते हो आप। राष्ट्रीय उद्यान ये राज्य है, तो आपको बताना कौन सा राष्ट्रीय उद्यान राज्य किस इस राज्य में नहीं? बांदीपुर कर्नाटक, राजा जी उत्तराखंड, सिमलीपाल उड़ीसा, पिन वैली जम्मू एवं कश्मीर। तो भाई आपको बताना है सही विकल्प है आपका डी। जी हाँ, ये है आपका पिन वैली जो है जम्मू कश्मीर में नहीं है। ठीक है, पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में है, ना कि जम्मू कश्मीर में। यह हिमालयी ठंडे रेगिस्तान में स्थित है। दुर्लभ हिम तेंदुआ यहाँ पाया जाता है। अन्य जो ये तीनों हैं ये सही सुमेलित है मित्र। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है? तो देखो यहाँ पर जल, पारा, लकड़ी, चमड़ा। तो भाई बताओ सही विकल्प है आपका बी यानी पारा। ठीक है, पारा एक धात्विक तरल है और ऊष्मा का अच्छा संचालक है। थर्मामीटर में इसका उपयोग इसी कारण होता है। जल, लकड़ी, चमड़ा ऊष्मा के उतने तेज नहीं है जितना जो है पारा है, यानी खराब चालक है। चालकता तापमान माप की सटीकता बढ़ाती है। आगे बढ़ते भाई अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सर्वाधिक मजबूत होता है? तो आपको बताना है जर्मन सिल्वर, पीतल, स्टील, ग्रेफिन। तो यहाँ पर जो सही विकल्प है मित्र वो है आपका ग्रेफिन एक परमाणु मोटाई की कार्बन परत है। यह स्टील से लगभग 200 गुना अधिक मजबूत होता है भाई। ठीक है, चालकता, लचीलापन और हल्कापन इसे विशेष बनाता है। नैनो टेक्नोलॉजी और उन्नत सामग्री में इसका उपयोग बढ़ रहा है। आगे बढ़ते भाई अगला क्वेश्चन देखो, मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशियां कहाँ होती हैं? तो जबड़े में, जांघ में, गर्दन में, हाथों में। भाई बताओ सही विकल्प है ये जबड़े में। ठीक है, तो जबड़े की जो मांसपेशी होती है सबसे मजबूत होती है। यह भोजन चबाने के दौरान अत्यधिक बल लगा सकती है। ठीक है, वैज्ञानिक परीक्षणों में पाया गया है कि यह 80-90 किलो तक दबाव डाल सकती है। समझ लीजिए भाई, यह चेहरे की संरचना और बोलने में भी सहायक होती है। आगे बढ़ते भाई अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है? तो संतरा, सेब, गाजर, आंवला। भाई देखो यहाँ पर बात हो रही है कि सबसे अच्छे स्रोत की, तो यह है आंवला। ठीक है,
आपको आंवला में विटामिन सी की मात्रा संतरे से कई गुना अधिक मिलती है। यह रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है। अगर हम बात करें एंटीऑक्सीडेंट गुण शरीर को फ्री रेडिकल क्षति से भी बचाते हैं, इसलिए आंवला आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और हमारे प्रतापगढ़ में बहुत ज़्यादा मात्रा में होता भी है। ला के भैया खूब आंवला खाओ ठंडियों में। पारंपरिक आयुर्वेद में इसे रसायन माना गया है। ठीक है, आगे बढ़ते रहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय संगठनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर दिए गए हैं जैसे गट और IMF, WTO और IFC। तो आपको बताना भाई इसमें जो है दिया गया है कि इन अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के जन्म का सही कालानुक्रम आप क्या है। ठीक है, तो सेट करना है। यहाँ पर देखिए 4 कूट दिया हुआ है, इस कूट के माध्यम से आपको सही करना है। तो यहाँ पर जो सही विकल्प है मित्र वो है आपका तीसरा, यानी 2 1 4 3। ठीक है, सबसे पहले नंबर पर आता है IMF, यानी IMF की स्थापना की अगर हम बात करें तो 1944 में जो है ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में इसकी जो है नींव रखी गई थी। हालांकि इसकी स्थापना आपको 1945 भी देखने को मिल जाता है। तो पहले नंबर पर 2 ये हो जाएगा। ठीक है, ये आपका पहले नंबर पर आ जाएगा। उसके बाद फिर नंबर आता है गैट का। ठीक है, ये 1947 में इसकी स्थापना हुई थी, 1947 में। ठीक है, में स्थापित। तो बाद में इसका नाम बदल करके WTO में परिवर्तित कर दिया था, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के नाम से इसका नाम बदल दिया गया। अब उसके बाद यही WTO। ठीक है, फिर उसके बाद नंबर आता है IFC का। IFC इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, इसकी स्थापना 1956 में। ठीक है, तो ये कब हुआ भाई? 1900 ये आपका 44-45 में। IMF हम मान सकते हैं, गट 1947 में। ठीक है, और IFC 1956 में। फिर WTO इसी का नाम बदल करके 1995 में रख दिया गया। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका सही सुमेलित होता है भाई। ये संगठन की स्थापना के बारे में जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बन सकते हैं इनसे। तो यहाँ पर देखें, कृषि मूल्य आयोग APC की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? 1965, 1962, 1964। तो आपको बताना है ये चौथा भाई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें से एक सही विकल्प है। सही विकल्प है आपका पहला 1965। ठीक है, APC की स्थापना किसानों को उचित मूल्य दिलाने हेतु दी गई है। यह न्यूनतम समर्थक मूल्य MSP की सिफारिश करता है। इसका बाद में जो है नाम जो है CACP यानी कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस रखा गया। यह कृषि उत्पादन व मूल्य स्थिरता बनाए रखने में सहायक है। ठीक है, आगे बढ़ते भाई। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय अवस्थित है फैजाबाद में, मथुरा में, बरेली में और झांसी में। तो आपको बताना भाई यहाँ पर सही विकल्प है आपका B, मथुरा में। ठीक है, तो यह भारत का पहला पूर्ण पशु विज्ञान एवं पशु चिकित्सालय विश्वविद्यालय है। 2001 में उत्तर प्रदेश द्वारा स्थापित किया गया है। यह पशुपालन, डेयरी विज्ञान और पशु चिकित्सा के उच्च शिक्षा केंद्र के रूप में कार्य करता है। मथुरा, जिसे कृष्ण नगरी भी कहा जाता है, डेयरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, आगे बढ़ते रहते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो अंगामी नागालैंड, बिरहोर झारखंड, खस अरुणाचल प्रदेश, टोडा तमिलनाडु। तो भाई देखो ये हैं आपकी जनजातियां। तो आपको बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो इस तरीके के क्वेश्चन बने हैं आपके एग्जाम में अभी। ठीक है, तो मिलते जुलते आपको ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पर देखिए खस जनजाति जो है नेपाल और उत्तराखंड में पाई जाती है, ना कि अरुणाचल प्रदेश में। तो यहाँ पर कौन सही सुमेलित नहीं है? तो ये वाला आपका। ठीक है, अगर हम बात करें अंगामी का, तो अंगामी नागालैंड, बिरहोर झारखंड, टोडा तमिलनाडु में ये सही सुमेलित हैं। ठीक है, ये जो है आपको जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन, सुल्तान मोहम्मद गोरी का भारत में प्रथम आक्रमण कहाँ हुआ था? लाहौर, मुल्तान, सरहिंद, ठट्टा। तो आपको बताना भाई सही विकल्प है मुल्तान। ठीक है, तो यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है मुल्तान। सरहनी वंश के शासक शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी ने भारत के विरुद्ध पहला अभियान यानी आक्रमण सन 1175 ईस्वी में मुल्तान पर किया। 1178 ईस्वी में गोरी ने गुजरात पर आक्रमण किया, पर सोलंकी जो कि चालुक्य वंश के शासक भीम द्वितीय मूलराज द्वितीय के हाथों पराजित हुआ। यह गोरी की भारत में पहली पराजय भी थी। इसके पश्चात 1191 ईस्वी में तराइन के प्रथम युद्ध में गोरी को चौहान वंश के शासक पृथ्वीराज चौहान यानी पृथ्वीराज तृतीय ने हराया। ठीक है, लेकिन 1192 ईस्वी में मोहम्मद गोरी ने तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज तृतीय को पराजित कर उत्तर भारत को जीत लिया। ठीक है, चंदावर के युद्ध 1194 ईस्वी में राजा जयचंद मोहम्मद गोरी से पराजित हो गया और जो चंदावर वर्तमान में उत्तर प्रदेश के इटावा जनपद में यमुना नदी के तट पर स्थित है। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? वास्को डी गामा, अल्बुकर्क, बार्थोलोम्यू डायज, जॉर्ज
ऑक्सीजन। ये देखो भाई, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है और ये एग्जैक्टली यही क्वेश्चन हमने आप लोगों को कराया था। तो यहाँ पर देखें अल्बुकर्क सही विकल्प है, और इसी तरीके से आप समझ सकते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का कितना ज्यादा रोल रहा। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क था। अगर हम बात करें तो अल्मीडा, जी हाँ, अल्मीडा के बाद अल्फासो द अल्बुकर्क 1509 ईस्वी में भारत में पुर्तगालियों का वायसराय बनकर आया। यह भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक था। 1510 ईस्वी में बीजापुर शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा को छीनकर अपने अधिकार में इसने कर लिया था। किसने? अल्बुकर्क ने। ठीक है, और पुर्तगालियों की आबादी को बढ़ाने के लिए अल्बुकर्क ने भारतीय स्त्रियों से विवाह को प्रोत्साहन दिया। ठीक है, भारत में पुर्तगालियों ने अपना प्रथम दुर्ग 1509 ईस्वी में कोचीन में स्थापित किया था और दूसरा दुर्ग 1505 ईस्वी कन्नौर में स्थापित किया। ठीक है, आगे बढ़ते भाई, अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर। नौ पाषाण कालीन गर्त निवासों के अवशेष कहाँ से मिले हैं? बुर्ज हो, गुफराल, कुचई और महगढ़ा। तो भाई आपको बताना है सही विकल्प 1 4 2 3 3 4 1 2। तो यहाँ पर देखें जो सही विकल्प है मित्र वो है आपका यहाँ पर डी 1 और 2। ठीक है, तो 1 और 2 यानी बुर्जहोम और गुफकराल उत्तरी भारत में नवपाषाण काल के पुरावशेष जम्मू कश्मीर प्रदेश में झेलम की घाटी में स्थित विभिन्न पुरास्थलों से प्राप्त हुए। उसमें बुर्जहोम और गुफकराल के उत्खनन से गर्त निवासों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इन दोनों नवपाषाणिक स्थलों की मुख्य विशेषता यह है कि गर्तावास विभिन्न प्रकार के मृतभांड और पत्थर व हड्डी के औजार तथा सूक्ष्म पाषाण उपकरणों का अभाव है। यहाँ पर बुर्जहोम की खोज 1935 ईस्वी में डी टेरा तथा पीटरसन ने की थी। ठीक है, मानव समाधान में कुत्ते दफनाने का साक्ष्य बुर्जहोम से प्राप्त होता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार ये पूछा गया है भाई। तो यहाँ पर देखो भारत की संविधान सभा का गठन किया गया था क्रिप्स प्रस्ताव के अंतर्गत, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के अंतर्गत, माउंट बेटन योजना के अंतर्गत। तो देखो यहाँ पर सही विकल्प है भैया वो है आपका बी, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत। तो भारत की संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत किया गया था। यह मिशन 24 मार्च 1946 को दिल्ली पहुंचा था तथा अपनी योजना 16 मई 1946 को प्रस्तुत किया। मंत्रिमंडलीय मिशन की सिफारिश थी कि संविधान सभा में प्रांतों का प्रतिनिधित्व जनसंख्या के अनुपात में हो। सामान्यतः एक प्रतिनिधि का निर्वाचन 10 लाख जनसंख्या पर हो। आगे बढ़ते भैया, अगला क्वेश्चन देखो। भारत के संविधान के अंतर्गत विषयों तथा संबंधित सूची के बारे में निम्न युग्मों में से कौन एक सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर देखें विषय है, सूची है, विषय है और सूची है। वन समवर्ती सूची, शेयर बाजार समवर्ती सूची, डाक बचत संघीय सूची, जन स्वास्थ्य राज्य सूची। तो आपको बताना भाई कौन सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर है सही विकल्प है बी आपका, शेयर बाजार समवर्ती सूची में नहीं है। ठीक है, केंद्र व राज्य के मध्य जो है शक्ति का विभाजन जो है संविधान की 7वीं अनुसूची में दिया गया है। अगर हम बात करें यहाँ पर तो वन जो है समवर्ती सूची में, ये भी सही है। डाकघर बचत बैंक ये संघीय सूची में, ये भी सही है। ठीक है, जन स्वास्थ्य ये भी राज्य सूची में है, ये भी सही है। लेकिन शेयर बाजार भैया ये संघ सूची में है, ना कि समवर्ती सूची में। तो इस तरीके से यहाँ पर आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन को देखें। राज्यसभा के लिए प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का निर्वाचन कौन करता है? विधानसभा के सभी सदस्य, विधानमंडल के सभी सदस्य, विधानमंडल के सभी निर्वाचित सदस्य, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। तो भैया आपको बताना है सही विकल्प, सही विकल्प है आपका डी। ठीक है, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। राज्यसभा में राज्यों के प्रतिनिधियों का चुनाव जो है राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य करते हैं। चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली से होता है। राज्यों की सीटों का बंटवारा उनकी जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। अगर हम बात करें 8 केंद्र शासित प्रदेश में से केवल 3 चाहे दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू कश्मीर के सदस्य राज्यसभा में होते हैं। आगे बढ़ते भैया अगला क्वेश्चन देखो। यहाँ पर भारत के एक राज्यपाल से संबंधित निम्न कथनों पर आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पर देखें, उससे जन्म से भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष होना चाहिए, उसमें जो है लोकसभा का सदस्य होने की योग्यता होनी चाहिए, वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। तो आपको बताना भाई सही विकल्प है आपका यहाँ पर ये कूट के माध्यम से। ठीक है, कूट के माध्यम से आपको बताना है। तो यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है आपका डी, 2 तथा 4 सही है, यानी ये वाला सही है। ठीक है,
ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये सही है। यानी उसे जन्म से भारत का नागरिक होना चाहिए, ये कोई ज़रूरी नहीं है। उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष होना चाहिए, ये सही है। और उसके बाद वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपका सही सुमेलित होता है। अनुच्छेद 157 के अनुसार, चूंकि आप जानते हैं ये अनुच्छेद बहुत इंपॉर्टेंट है, तो राज्यपाल के लिए आवश्यक जो अर्हताएं हैं उसमें पहले नंबर पर भारत का उसे नागरिक होना चाहिए, दूसरा है 35 वर्ष की आयु पूर्ण होना चाहिए, ठीक है। और तीसरा जो है जन्म से नागरिक होना कोई ज़रूरी नहीं है। राष्ट्रपति किसी भी समय राज्यपाल को पद से हटा सकता है। एक व्यक्ति एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। तो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं भैया, अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से किस प्रदेश में इलायची पहाड़ी यानी कार्डमम पहाड़ियाँ स्थित है? तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश। इंपॉर्टेंट भाई, ध्यान दीजिएगा इसको। तो यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है पहला तमिलनाडु, ठीक है। इलायची पहाड़ियाँ यानी कार्डमम पहाड़ियाँ तमिलनाडु के दक्षिण पश्चिम और केरल के दक्षिण पूर्वी हिस्से में स्थित है। ये भारत की सबसे दक्षिणी पर्वत श्रृंखला है। तमिलनाडु और केरल की सीमा पर स्थित है। हालांकि ऑप्शन में दोनों है, लेकिन आयोग ने तमिलनाडु माना है, इसीलिए हम लोग तमिलनाडु को ही चूज करेंगे। दोनों के बॉर्डर पर है, ठीक है। थोड़ा भाग ज़्यादा तमिलनाडु में जरूर है, लेकिन यहाँ पर जो है अगर ये तमिलनाडु ऑप्शन में ना रहे तो आपका केरल भी ऑप्शन बन सकता है। आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर देखो, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर आपको चुनना है। ये सूची 1 है, ये सूची 2 है। उष्ण कटिबंधीय वन, ठीक है, शंख वृक्ष वन, कक्ष वनस्पत, पतझड़। तो ये है भैया आपका चारों, यहाँ पर सुमेलित करना है। देखिए ये कूट दिया गया है, ठीक है। तो कूट के माध्यम से जो सही विकल्प है मित्र वो है आपका डी, यानी 4 2 1 3, ठीक है। क्या है? 4 और फिर उसके बाद है 2, फिर उसके बाद है 1, ये है आपका, फिर उसके बाद है 3, ये है आपका, ठीक है। ये सॉरी, हाँ, तो ये आपका सही सुमेलित हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर हम देखेंगे तो उष्ण कटिबंधीय वन ये साइलेंट वैली में है, ठीक है, साइलेंट वैली में। और शंकु वन ये हिमाचल प्रदेश में है। और कक्ष वनस्पति ये पाई जाती है सुंदरवन। और उसके बाद पतझड़ वन ये है आपका राजस्थान में। तो इस तरीके से ये सही सुमेलित होता है भाई। आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन। बोकारो इस्पात संयंत्र का निर्माण किसके सहयोग से हुआ था? संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, इंग्लैंड और रूस। तो भाई बताओ सही विकल्प। सही विकल्प है आपका रूस। जी हाँ, बोकारो इस्पात संयंत्र रूस के सहयोग से 1964 ईस्वी में तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित किया गया। भारत के अन्य जो लौह इस्पात की अगर हम बात करें, लौह इस्पात संयंत्र की बात करें, तो यहाँ पर राउरकेला जो कि उड़ीसा में है, इसके ये जर्मनी के सहयोग से 1959 ईस्वी में स्थापित किया गया था। अगर हम भिलाई की बात करें तो यह रूस के सहयोग से 1959 में, दुर्गापुर यूके के सहयोग से 1959 में। तो इस तरीके से स्थापित हुए थे। आगे बढ़ते भैया अगला क्वेश्चन देखो। यहाँ पर चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का क्या कारण है? ये यह पृथ्वी से के निकट है, यह जो है पृथ्वी से प्रकाश प्राप्त करता है, यह पृथ्वी की परिक्रमा करता है, इस पर गैस अणुओं का पलायन वेग उनके वर्ग माध्य मूल वेग से कम होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो सही विकल्प है मित्र वो है आपका डी, ठीक है। ये आपका सही विकल्प है। चंद्रमा पर वायुमंडल ना होने के कारण गैस अणुओं का पलायन वेग उनकी वर्ग माध्य मूल वेग से कम होना है, ठीक है। पृथ्वी के निकट होने या सूर्य से प्रकाश पाने, पृथ्वी की परिक्रमा करने से वायुमंडल का होना ना होना निर्धारित नहीं होता है, ठीक है। पृथ्वी पर वायुमंडल विद्यमान है जबकि चंद्रमा पर नहीं है। आगे बढ़ते भैया अगला क्वेश्चन देखें। अफ्रीका में निम्नलिखित देशों में से किसमें सघन और जो है उष्णार्ध वन है? सघन उष्णार्ध वन। आइवरी कोस्ट, केन्या, जिम्बाब्वे, दक्षिण अफ्रीका संघ। तो भाई बताओ सही विकल्प। यहाँ पर सही विकल्प है आपका ये पहला वाला आइवरी कोस्ट। देखिए यहाँ पर सघन उष्णार्ध वन जो है सामान्यतः विषुवत रेखा के दोनों ओर 5 डिग्री से 10 डिग्री अक्षांश तक पाए जाते हैं। अफ्रीका में कांगो नदी घाटी तक, गिनी तट तक जलवायु क्षेत्र में आते हैं। आइवरी कोस्ट गिनी खाड़ी के तट पर स्थित है, यहाँ सघन उष्णार्ध वन मिलते हैं। आगे बढ़ते भैया अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित युग्मों में कौन सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर देखिए बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक, मानस वन्य जीव अभयारण्य असम, पेरियार वन्य जीव अभयारण्य केरल, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश। तो कौन सही सुमेलित नहीं भाई बताओ यहाँ पर। तो यहाँ पर जो सही सुमेलित नहीं है मित्र वो है आपका डी, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान वन। ये जो है मध्य प्रदेश में नहीं है, ठीक है। ये बल्कि कहाँ है? ये उड़ीसा में है। और बाकी जो है आपके तीनों यहाँ पर सही सुमेलित हैं। तो इस तरीके से आपने 4 क्वेश्चन को देखा। यहाँ पर देखिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित अम्लों में से किसको बेकिंग पाउडर के निर्माण में उपयोग करते हैं? जो है ऑक्सैलिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल, बेंजोइक अम्ल।
तो यहाँ पर जो सही विकल्प है मित्र वो है आपका सी, यानी टार्टरिक अम्ल। ठीक है, बेकिंग पाउडर के निर्माण में टार्टरिक अम्ल का उपयोग होता है। अगर हम अन्न की बात करें तो ऑक्सैलिक अम्ल फोटोग्राफी में इस्तेमाल किया जाता है। बेंजोइक अम्ल खाद्य परिरक्षण में यूज किया जाता है। अगर लैक्टिक अम्ल की बात करें तो दूध के खट्टे पदार्थ जैसे दही बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते भाई अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित पदार्थों में से किसकी आवश्यकता शरीर में अस्थि के निर्माण के लिए नहीं होती? कैल्शियम, फास्फोरस, विटामिन डी, सोडियम। तो आपको बताना भाई सही विकल्प है आपका डी, सोडियम। अस्थि निर्माण यानी विकास हेतु प्रमुख आवश्यकताएं कैल्शियम, फास्फोरस, विटामिन डी, मैग्नीशियम आदि होते हैं। सोडियम की बात अगर हम करें तो अस्थि निर्माण के लिए आवश्यक तत्व तो नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित विटामिन में से किसको एस्कॉर्बिक अम्ल भी कहा जाता है? ए, बी, सी, डी। आपको बताना भाई सही जानते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है, ये है आपका सी। जितने क्वेश्चन हो लिखते जाइएगा भैया। अभी तक अगर वीडियो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप ना किया हो तो कर लीजिएगा। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है। प्रमुख विटामिन अगर हम बात करें तो विटामिन ए जो है रेटिनॉल, विटामिन बी1 जो है थायमिन होता है। विटामिन सी का नाम एस्कॉर्बिक एसिड या एस्कॉर्बिक अम्ल। ठीक है, विटामिन डी कैल्सीफेरॉल होता है। तो इस तरीके से आगे बढ़ते भाई अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, निम्न में से कौन फसलों के न्यूनतम समर्थक मूल्य यानी जो है MSP यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस निर्धारित संबंधित संस्तुति करता है? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नाबार्ड, कृषि लागत एवं कीमत आयोग, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान। तो यहाँ पर देखें जो सही विकल्प है भैया वो है सी, कृषि लागत एवं कीमत आयोग। तो कृषि लागत एवं मूल्य आयोग CACP फसलों के न्यूनतम समर्थक मूल्य निर्धारित की संस्तुति करता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये जो है स्थापना इसकी हुई थी 1965 ईस्वी में, तब इसका नाम था कृषि मूल्य आयोग। इसके अध्यक्ष थे प्रोफेसर ML दांतवाला और 1985 में इसका नाम CACP रख दिया गया। ठीक है, मूल्य निर्धारण में कुछ बातें ध्यान दी जाती हैं जैसे लागत में परिवर्तन, अंतर फसल मूल्य समता। ठीक है, मांग और पूर्ति अंतराल, मूल्य स्थिति, वैश्विक उपलब्धता, कृषि व गैर कृषि क्षेत्र के बीच व्यापार संतुलन, ये सब कुछ जो है ध्यान दिया जाता है तब मूल्य निर्धारित किया जाता है। आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए, आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवर्ष संसद में प्रस्तुत किया जाता है। आगामी वर्ष के बजट के प्रस्तुतिकरण के पूर्व, आगामी वर्ष के बजट के प्रस्तुतिकरण के पश्चात, वित्त विधेयक के प्रस्तुतिकरण के पश्चात, उसका बजट के प्रस्तुतिकरण से कोई संबंध नहीं होता है। तो आपको बताना भाई सही विकल्प है आपका पहला। ठीक है, आगामी वर्ष के बजट के प्रस्तुतिकरण के पूर्व। तो यहाँ पर देखिए, भारत में आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवर्ष आम बजट से पहले संसद में प्रस्तुत किया जाता है। इसमें पिछले वर्ष के बजट के संशोधित अनुमान एवं आर्थिक प्रदर्शन का आकलन प्रस्तुत किया जाता है। आगामी बजट निर्माण के लिए यह एक आधार दस्तावेज होता है। ठीक है, आगे बढ़ते भाई अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर, राष्ट्रीय नवीनीकरण फंड का गठन निम्न में से किस उद्देश्य से किया गया था? तो बात हो रही है राष्ट्रीय नवीनीकरण फंड का गठन। तो सेवा मुक्त होने वाले कर्मचारियों की पेंशन का प्रावधान करने हेतु, सामाजिक सुरक्षा हेतु, ग्रामीण पुनर्निर्माण हेतु, उद्योगों की पुनर्संरचना और आधुनिकीकरण हेतु। तो आपको बताना भाई सही विकल्प है यहाँ पर आपका पहला, यानी सेवा मुक्त होने वाले कर्मचारियों की पेंशन का प्रावधान करने हेतु। ठीक है, राष्ट्रीय नवीनीकरण फंड का गठन किसके लिए हुआ था? तो सेवा मुक्त होने वाले कर्मचारियों की पेंशन का प्रावधान करने हेतु। ठीक है, तो यहाँ पर इसके अगर हम बात करें राष्ट्रीय नवीनीकरण फंड की स्थापना तो 1997 में की गई थी और उद्देश्य क्या था? जैसा अभी हमने बताया कि सेवा मुक्त होने वाले कर्मचारियों की पेंशन का प्रावधान करने के लिए। आगे बात बढ़ते भाई अगला देखिए, यहाँ पर बंची टॉप एक बीमारी है, आम की, केला की, लीची की, सेब की। तो यहाँ पर देखिए सही विकल्प है भैया बी, यानी केला की। बंची टॉप केले की एक प्रमुख बीमारी है जिसमें पौधे के शीर्ष की पत्तियां गुच्छानुमा बंच बनाती हैं। अगर हम बात करें इसके परिणाम की तो पौधे का विकास अवरुद्ध और फल जो है उत्पादन रुक जाता है। ठीक है, अगर हम अन्य रोगों की बात करें, चूंकि इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, तो आम में सफ़ेद रतुआ, कुरचना रोग, अल्टरनेरिया, पत्ती धब्बा। ठीक है, अगर हम बात करें सेब में तो सेब में बीटर पिन और ब्राउन हार्ट, पपड़ी, कार्क स्पॉट। अगर हम बात करें लीची का तो लीची टहनी छेदक, बल बीज भेदक, ये सब इनमें रोग होते हैं। आगे बढ़ते भाई अगला क्वेश्चन देखो, भारत में बाल जनसंख्या का लिंगानुपात मतलब 0 से 6 1961 से निरंतर घट रहा, निरंतर बढ़ रहा, लगभग स्थिर है, प्रारंभ में बढ़ा, तदुपरांत घटा है। तो आपको देखिए यहाँ पर सही विकल्प भैया है निरंतर घट रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते भाई अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र में जनपदों की संख्या है 5, 6, 7, 8।
तो आपको बताना भाई सही विकल्प है यहाँ पर सी यानी 7। बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र में 7 जनपद शामिल है। चित्रकूट जहाँ पर अभी हम हैं, बादा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, झांसी और ललितपुर, ये 7 जो है जनपद बुंदेलखंड क्षेत्र में शामिल है। तो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखो। धूप के चश्मे की पावर होती है 0 डायोप्टर, 1 डायोप्टर, 2 डायोप्टर, 4 डायोप्टर। तो आपको बताना भाई सही विकल्प है 0 डायोप्टर। ठीक है, डायोप्टर लेंस की क्षमता का मात्रक है। धूप के चश्मे की फोकस दूरी अनंत होती है, अतः उसका पावर 0 डायोप्टर होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भैया। अब करंट अफेयर्स का भाग हम देखेंगे। यहाँ पर सीबीएसई ने किस शैक्षणिक सत्र से 10वीं के छात्रों को साल में 2 बार बोर्ड परीक्षा में बैठने की अनुमति देने की घोषणा की है? तो यहाँ पर देखिए 2025-26, 26-27, 27-28, 28-29। तो आपको बताना भाई यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है आपका बी यानी 2026-27। मतलब पहली परीक्षा इसमें अनिवार्य होगी। जो छात्र पहली परीक्षा में उत्तीर्ण होंगे उन्हें जो है 3 तक अकादमिक विषयों में अपने अंक सुधारने का विकल्प दूसरी वैकल्पिक परीक्षा के माध्यम से दिया जाएगा। दूसरी परीक्षा में वही छात्र बैठ सकते हैं जो पहली परीक्षा में कम से कम 3 विषयों में पास हो, मतलब किस्तों में पास करो अपना रिजल्ट। ठीक है, देखो यह महत्वपूर्ण बदलाव राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 के उद्देश्यों के अनुरूप है। एनईपी 2020 परीक्षा प्रणाली को अधिक लचीला, छात्र केंद्रित और तनाव मुक्त बनाने पर बल देती है। ठीक है, आगे बढ़ते भैया अगला क्वेश्चन देखिए। किस राज्य सरकार ने गणेशोत्सव त्योहार को राज महोत्सव घोषित किया? देखो भाई ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा। तो ये भैया है महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र सरकार ने 11 जुलाई 2025 को गणेशोत्सव को सार्वजनिक गणेशोत्सव के रूप में राज्य महोत्सव घोषित किया। आगे बढ़ते भैया अगला क्वेश्चन देखो। यहाँ पर 27वीं पूर्वी क्षेत्रीय परिषद बैठक में सोन नदी पर स्थित इंदपुरी बैराज जल विवाद सुलझाया गया। यह विवाद किन राज्यों के बीच था? बिहार और पश्चिम बंगाल, बिहार और झारखंड, झारखंड और उड़ीसा, झारखंड और पश्चिम बंगाल। तो भैया बताओ सही विकल्प है आपका बी बिहार और झारखंड। सोन नदी पर स्थित इंदपुरी बैराज से संबंधित लंबे समय से चला आ रहा जल विवाद समाप्त किया गया। 1973 के बाण सागर समझौते के तहत अविभाजित बिहार को 7.75 मिलियन एकड़ फीट जल आवंटित था। ठीक है, झारखंड इस जल में हिस्सा मांग रहा था। झारखंड क्या कर रहा था? इस जल में हिस्सा मांग रहा था, जिससे बिहार की इंदपुरी परियोजना प्रभावित हो रही थी। अब सहमति बनी है कि बिहार को 5.75 MAF तथा झारखंड को 2.0 यानी 2 MAF जल मिलेगा। इस निर्णय से भोजपुर, बक्सर, रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद, पटना, गया और अरवल जैसे जो जिले हैं में सिंचाई को स्थायित्व मिलेगा। इंदपुरी बैराज को सोन बैराज भी कहा जाता है। यह बिहार के रोहतास जिले में सोन नदी पर स्थित है। तो इतना आपको जानना जरूरी था भाई, ये क्वेश्चन बन सकता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखो। यहाँ पर बिहार सरकार के घरेलू उपभोक्ताओं को कितनी बिजली यूनिट मुफ्त देने का फैसला किया? 100, 125, 250 और 300। तो भैया ये देखो यहाँ पर जो है सही विकल्प है आपका बी 125। ठीक है, आगे बढ़ते भैया अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखें, क्वेश्चन नंबर अर्धशतक। ठीक है, ये है आपका 50वां। पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद लगातार लंबे समय तक प्रधानमंत्री पद पर रहने वाले दूसरे प्रधानमंत्री कौन बने जिन्होंने इंदिरा गांधी का रिकॉर्ड तोड़ा? तो ये आप सब जानते हैं, हम सब जानते हैं, हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री कौन? नरेंद्र मोदी साहब। ठीक है, इन्होंने जो है यहाँ पर देखें 25 जुलाई 2025 को लगातार सबसे लंबे समय तक सत्ता में रहने वाले भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बने। इन्होंने अपने कार्यकाल के 4078 दिन पूरे किए। इन्होंने इंदिरा गांधी का रिकॉर्ड 4077 दिन तोड़ा। इंदिरा गांधी जो है 24 जनवरी 1966 से 24 मार्च 1970 तक प्रधानमंत्री रही थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू के अलावा नरेंद्र मोदी एकमात्र प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने लगातार 3 लोकसभा चुनाव जीते हैं। आगे बढ़ते हैं भैया अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो। बिहार विधानसभा द्वारा पारित जननायक कर्पूरी ठाकुर कौशल विश्वविद्यालय विधेयक 2025 के अनुसार इस विश्वविद्यालय के चांसलर कौन होंगे? आपको बताना भाई। तो यहाँ पर देखें राज्यपाल, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री। तो इसमें जो सही विकल्प है वो सही है मुख्यमंत्री। बिहार विधानसभा ने 23 जुलाई 2025 को जननायक कर्पूरी ठाकुर कौशल विश्वविद्यालय विधेयक 2025 पारित किया। इंपॉर्टेंट भाई क्वेश्चन बन सकता है। कर्पूरी ठाकुर साहब से क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है। इससे जो है विश्वविद्यालय की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ। इनका उद्देश्य बिहार को कुशल कार्यबल का केंद्र बनाना। कौशल विकास एवं प्रशिक्षण संस्थान इससे संबद्ध होंगे। इस विश्वविद्यालय के कुलाधिपति यानी चांसलर मुख्यमंत्री होंगे। यह चौथा विश्वविद्यालय है जहां चांसलर की भूमिका मुख्यमंत्री को दी गई है। इससे पहले हेल्थ, साइंस, इंजीनियरिंग और स्पोर्ट विश्वविद्यालयों में भी मुख्यमंत्री चांसलर हैं। सरकार के अनुसार इससे जो है निर्णय प्रक्रिया जो है तेज होगी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए।
यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने वैवाहिक विवाद आईपीसी धारा 498A BNS धारा 85 में आरोपी की गिरफ्तारी पर कितने समय तक रोक लगाने का आदेश दिया? 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, 2 वर्ष। आपको बताना भाई सही विकल्प है यहाँ पर 2 महीना। सुप्रीम कोर्ट ने 24 जुलाई 2025 को निर्देश दिया कि वैवाहिक विवादों में FIR दर्ज होने के बाद 2 माह तक कोई गिरफ्तारी नहीं होगी। इस अवधि में कोई दंडात्मक कार्यवाही भी नहीं की जाएगी। मामला अनिवार्य रूप से परिवार कल्याण समिति WFC को भेजा जाएगा। यह निर्णय चीफ जस्टिस BR गवई और जस्टिस AG मसीह की पीठ ने किया था। ठीक है, तो इस उद्देश्य IPC 498A BNS 85 के दुरुपयोग को रोकता है। ठीक है, देश भर के सभी जिलों में इन निर्देशों को लागू करने का आदेश दिया जा चुका है। आगे बढ़ते भाई अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर। NCERT ने कक्षा 3 से 12 के पाठ्यक्रम में किस नए विषय को जोड़ा है? ऑपरेशन महादेव, ऑपरेशन सिंदूर, एक्सियोम, मिशन 4 और यहाँ पर B और C दोनों। तो सही विकल्प है भैया यही वाला B और C। देखिए यहाँ पर NCERT ने कक्षा 3 से 12 के लिए ऑपरेशन सिंदूर और एक्सियोम मिशन 4 पर आधारित नया मॉड्यूल जोड़ा है। इसका उद्देश्य छात्रों को भारत की रक्षा प्रणाली और कूटनीतिक प्रतिक्रिया की समझ देना है। ठीक है, आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन। राष्ट्रपति ने किस राज्य में राष्ट्रपति शासन की अवधि 13 अगस्त 2025 से अगले 6 महीने के लिए बढ़ाने की मंजूरी दी है? तो जम्मू कश्मीर, पुडुचेरी, मणिपुर और झारखंड। ठीक है, तो यहाँ पर जो सही विकल्प है भैया वो है मणिपुर। ठीक है, लोकसभा ने मणिपुर में राष्ट्रपति शासन को 13 अगस्त 2025 से अगले 6 महीनों के लिए बढ़ाने का प्रस्ताव पारित किया है। राष्ट्रपति ने इस प्रस्ताव को स्वीकृति दी। अब राष्ट्रपति शासन फरवरी 2026 तक लागू रहेगा। मणिपुर में मैती और कुकी जो समुदायों के बीच हिंसा अभी भी जारी है। पहली बार 13 फरवरी 2025 को राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। संसद ने 2 अप्रैल 2025 को इसकी प्रारंभिक 6 माह की अवधि को मंजूरी दी थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अंतिम क्वेश्चन की ओर। किस राज्य ने नारी अदालत का शुभारंभ किया? नागालैंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम। तो सही विकल्प है भैया यहाँ पर B। ठीक है, ये सिक्किम है। मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने 10 अगस्त 2025 को रोंगपो में नारी अदालत का शुभारंभ किया। यह शुभारंभ पहले अम्मा सम्मान दिवस के अवसर पर किया गया है। ठीक है, नारी अदालत का उद्देश्य महिलाओं को सामाजिक एवं पारिवारिक विवादों के समाधान हेतु सशक्त बनाना है। यह भयमुक्त और सहयोगात्मक वातावरण प्रदान करती है। यह पारिवारिक विवाद जैसे गैर गंभीर घरेलू हिंसा, वैवाहिक समस्याओं आदि पर केंद्रित है। यह पारिवारिक अदालतों की तुलना में लचीली और संवाद आधारित प्रणाली पर कार्य करती है। तो इस तरीके से भैया यहाँ पर हम लोगों ने आज की इस क्लास को देखा। उम्मीद करते हैं आपको इनसे बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। कोई सुझाव हो कमेंट करिएगा। अभी तक अगर आपने PDF ग्रुप ना ज्वाइन किया हो तो कर लीजिएगा। ठीक है, वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप तो कर ही दिए होंगे। मिलते हैं इन्हीं उम्मीद के साथ अगले वीडियो में किसी और टॉपिक पर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।